वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि AOC4 फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है। AOC4 को फाइल करने के लिए हम लोग सबसे पहले MCA पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है MCA सर्विसेज पे, कंपनी ई फाइलिंग के ऊपर, फिर एनुअल फाइलिंग पे। यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा AOC4 का। AOC4 फॉर्म पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे A4 का फॉर्म आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सिन नंबर एंटर कर देना है जिस कंपनी का आप AOC4 फाइल करना चाहते हैं। जैसे ही आप लोग सिन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, सिन नंबर एंटर करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटो फुलफिल हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है कि किस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म आप लोग यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, जैसे 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 का। देन आपसे पूछेगा कि डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड की गई, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब हुई थी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी अप्रूव्ड हुई। डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग जहां पे बोर्ड रिपोर्ट यानी डायरेक्टर रिपोर्ट आपकी अप्रूव्ड हुई। तो सेम मीटिंग के अंदर भी आप चाहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट को अप्रूव करवा सकते हैं। ये दोनों डेट्स आपकी सेम आ जाएंगी जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब ऑडिटर ने साइन की है तो वो डेट आपको यहाँ पे डालना है कि ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब साइन किया। देन आपके पास यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पूछेगा कि क्या आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। डेट आपको एजीएम की यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपकी एजीएम हुई। ड्यू डेट आपकी 30 सितंबर 2025 आ जाएगी 24-25 के फॉर्म के लिए। देन यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सटेंशन हुई है एजीएम की या एक्सटेंशन नहीं हुई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ही फोर्थ टैब के अंदर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि नेचर क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर आपको लेना है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन आपसे पूछेगा वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल्ड अर्लियर, क्या आपने कोई प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की थी, नो पे क्लिक कर देना है आपको। वेदर अडॉप्टेड इन एडजर्न एजीएम, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है क्योंकि सेम एजीएम के अंदर आप लोग अडॉप्ट करेंगे। बट अगर आपने एडजर्न की थी एनुअल जनरल मीटिंग तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि एनुअल जनरल मीटिंग एडजर्न डेट उसकी कौन सी थी। क्लियर। नाउ अब आपसे सिग्नेटरीज की डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स की डिटेल देनी है, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनका डिन प्रोवाइड कीजिए। डिन प्रोवाइड करते ही नेम ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएंगे, डेजिग्नेशन आ जाएगी। डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, जो भी डेट है जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने अपनी अप्रूव करवाई हैं वो डेट्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ऊपर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की डेट जैसे डाली थी, यहाँ पे आपको ये डेट्स एंटर करनी है। ये डेट आपकी सेम रहेगी जब आपकी एनुअल ये बोर्ड मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब हुई, जब आपकी बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव की गई। यहाँ पे वो डेट आपको डालनी है। डालने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टर्स के दिन लिखने हैं, नेम ऑटो फुलफिल होके आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी। डेट ऑफ साइनिंग बोर्ड रिपोर्ट, मैंने बताया कि बोर्ड रिपोर्ट की डेट और यहाँ पे जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूव किए ये सेम हो सकती है। 4A के अंदर आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस डेट को अप्रूव हुई। 5A के अंदर आएगा कि बोर्ड रिपोर्ट आपकी किस डेट को अप्रूव हुई। आप सेम मीटिंग के अंदर बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेट्स आपकी सेम रह जाएंगी। देन आपको बताना है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस दिन साइन की हैं। देन आपसे पूछेगा कि क्या आपने एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे जो है वो की है, एनुअल जनरल मीटिंग की है, तो येस पे क्लिक करना है। देखिए तो मैंडेटरी है, आपको करनी पड़ेगी। ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग आपको बतानी है यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगी 30 सितंबर। और एक्चुअल डेट ऑफ यहाँ पे एजीएम आपको बतानी है कि आपकी एजीएम कब हुई, वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। क्लियर। देन whether any extension of due date is granted in AGM, आपको अगर कोई एक्सटेंशन मिली थी तो yes पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको no पे क्लिक कर देना है जनरली यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। देन सेव के बटन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी क्या आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आपको yes पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल्स देनी कि कौन सी कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी है, यानी आप किस कंपनी की सब्सिडरी है उसकी डिटेल्स देनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिए और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे SRN की डिटेल्स देनी कि जो आपका एडिटिव 1 था उसका SRN नंबर यहाँ पे लिखना है। नंबर ऑफ ऑडिटर्स आपको यहाँ डालने हैं।
जैसे ही आप यहाँ पे SRN नंबर डालेंगे, SRN नंबर डालते ही ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो फुलफिल हो जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर या फिर NBFC। अगर आपकी नीचे चारों में से कोई भी नहीं है तो जस्ट आपको कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछेगा कि क्या शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट आप पे अप्लाई होता है, आपको येस पे क्लिक कर देना है, कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगी या नहीं, अगर बनेंगी तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज सिंपली आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि क्या कंपनी जो है वो मेंटेन कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप अगर यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। आप सिंपली यहाँ पे नो पे ही भी क्लिक कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट नो पे क्लिक कीजिए और यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। देन इसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट डालनी है, डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है कि जो करंट ईयर की फिगर्स हैं वो 31/3/25 की हैं, प्रीवियस ईयर की फिगर्स आपकी 31/3/24 की आएंगी। जो 31/3/24 की बैलेंस शीट है वो ऑटो फुलफिल होकर के आपके पास आ जाएगी, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। जो लास्ट टाइम आपने AOC 4 फाइल किया होगा उस बेस पे ये इन्फॉर्मेशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। 31/3/25 की इन्फॉर्मेशन को आपने मैन्युअली एंटर करना है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड जो हुई है आपकी, ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है नॉन करंट लाइबिलिटीज की, करंट लाइबिलिटीज की, ये आपको एंटर करनी पड़ेंगी। जो भी आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट देख के ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की सब आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ फिगर्स इन बैलेंस शीट। कुछ एक फिगर्स आपको यहाँ पे ब्रेकअप करके दिखानी है, जैसे जो भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हो गए आपके, जो आपके टर्म लोन हो गए बैंक से आपने लिए हैं या अदर पार्टीज से लिए हैं, डफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज हो गई, डिपॉजिट्स हो गए, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये जो कुछ एक चीजें हैं ये आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके लिखनी है कि कितनी थी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर आपने कोई ली हुई है तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है, अगर बैंक से है या फिर अदर पार्टी से है, रिलेटेड पार्टी से आपने कोई लोन एंड एडवांसेस लिए हुए हैं तो ये जस्ट आपको पढ़ना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो कि अनसिक्योर्ड है लेकिन गुड है, यानी कि बैड नहीं है, आपके डूबे खाते के नहीं है, वो आपको वापस मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स की डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। सिक्योर्ड, कंसीडर गुड, यानी कि वैसे ट्रेड रिसीवेबल जो कि सिक्योर्ड हैं और अच्छे हैं, अनसिक्योर्ड हैं लेकिन आपके डूबे बैड डेट्स नहीं है, गुड हैं। डाउटफुल आपको यहाँ लिखने हैं। जो भी प्रोविजन या अलाउंस आपने बनाए हैं बैड डेट्स के लिए वो आपको यहाँ डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां जिस फील्ड के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है वहां पे 00 जरूर आपने एंटर कर देनी है, अदरवाइज आपकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या कोई अमाउंट है जो कि इशूड फॉर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड। कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इशू की हो विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कोई एप्लीकेशन मनी आपने की दी हो, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी आपने कोई ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड आपने दी हो, शेयर एप्लीकेशन मनी कोई रिसीव की हो आपने, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ड्यू फॉर रिफंड, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन होल्डिंग एंड इट्स थ्रू इट्स सब्सिडरीज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट आपने पढ़नी है। अगर आपके केस में कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देनी है, जैसे फॉरफिटेड शेयर्स रीशूड हुए हैं, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अगर कुछ भी इसमें से एप्लीकेबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा 00 आपने ज़रूर एंटर कर देनी है यहाँ पे। यहाँ लास्ट के पॉइंट्स में आप लोगों ने खासकर ध्यान रखना है, जैसे नेटवर्थ ऑफ द कंपनी पॉइंट नंबर 41 में ये आपको ज़रूर एंटर कर देनी है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स अलॉटेड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड। अगर ऐसी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत आप लोगों को शेयर अलॉट हुए हैं किसी नंबर ऑफ किसी शेयर होल्डर्स को, तो वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको यहाँ बताने हैं। सिक्योर्ड लोन आपको बताना है। जो ग्रॉस वैल्यू है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की यानी फिक्स्ड एसेट्स की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे डालना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपने अभी तक सेट ऑफ नहीं किए, एडजस्ट नहीं किए, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपके हर एक बैलेंस शीट में डलेंगे जो कि कॉमन है, ये पॉइंट्स आपने जरूर वहां पे लिख देने हैं इस फॉर्म के अंदर।
ड्यूरिंग द पीरियड आपने यानी जो 1/4/2024 से 25 के बीच में अगर आपने कोई भी शेयर कैपिटल इशू की है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है कि इक्विटी शेयर्स जैसे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर कितने इंक्रीज हुए, पब्लिक इशू किए, राइट इशू किए या बोनस शेयर्स इशू किए, यानी किस तरीके से आपने वो शेयर्स इशू किए थे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नॉमिनल अमाउंट उनकी कितनी थी, पेड अप कैपिटल अमाउंट कितनी थी, ये आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। डिक्रीज यानी अगर आपने सेल कर दिए, बाय बैक कर लिए हमने कोई शेयर्स, फॉरफिट कर लिए, रिडक्शन हो गई शेयर कैपिटल में, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। कोई अदर रीजन की वजह से आपके शेयर्स घटे या बढ़े, यानी आपने कैपिटल एसेट्स खरीद ली शेयर इशू करने के बदले में, तो इस तरीके से आपने कोई भी अदर ट्रीटमेंट की वजह से शेयर इशू किए तो वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। एट द एंड ऑफ ईयर कितनी शेयर कैपिटल है वो आपके पास आ जाएगी। सेम एज इट इज प्रोसेस आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए इशू करना है, वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपसे पूछेगा डिटेल्स रिलेटेड टू द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। पिछले पॉइंट में एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपने शेयर कैपिटल इशू नहीं भी की है तो ओपनिंग शेयर्स आपको यहाँ पे जरूर डाल देंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले थे, उनकी नॉमिनल अमाउंट कितनी थी और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, ये आपको जरूर एंटर कर देना है, बाकी सब में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आपको कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, अगर करने होते हैं आपके पास एप्लीकेबल है तो येस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। अगर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है तो जस्ट नो पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको डालनी है। पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है यानी 31 मार्च 23 का से 24 तक का वो ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएगा। जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का आपको एंटर करनी पड़ेंगी यहाँ पे डिटेल्स। तो आपको कंप्लीट P&L अकाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है और डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। अगर किसी भी टैब के अंदर डिटेल्स नहीं है तो आपको 0 के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ सारे डिटेल्स एक्सपेंसेस आपको फिल कर देने हैं। देखिए लास्ट में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ये एंटर करने के बाद डिटेल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, अमाउंट इन रुपीज, डिटेल ऑफ अर्निंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपकी अर्निंग जो है यहाँ पे कैलकुलेट होंगी। अगर आपके केस में कोई फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है तो आपको यहाँ पे शो करनी है, नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड पार्ट में आपको कुछ एक फाइनेंशियल पैरामीटर्स यहाँ पे बताने हैं। अगर आपने कोई डिविडेंड प्रपोज किया है तो वो यहाँ पे लिखना है। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे डालना है, बेसिक और डायल्यूटेड कितना था, कोई फॉरेन करेंसी में आपकी इनकम हुई है तो वो एंटर करनी है। एक्सपेंडिचर अगर आपके फॉरेन करेंसी में हुए तो वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। रिवेन्यू या सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से मिली तो वो एंटर करना है। रेंट पेड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ग्रॉस वैल्यू ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी एज पर AS 18 आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बैड डेट्स अगर आपके हैं या कंट्रीब्यूशन आपने दिया है सेक्शन 182 सबसेक्शन 3 का तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन ये सभी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको सेव के बटन पे इधर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं फॉरेन करेंसी में तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट, कैपिटल गुड्स, रॉयल्टी, कोई भी इनमें से खर्चा अगर आपने किया जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपसे डिटेल पूछेगा कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी की कौन सी है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बतानी है। जितनी प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे देखिए उतनी ही टैब्स आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ NPCS के 4 डिजिट कोड आपको बताने हैं कि आपकी सर्विसेज कौन सी हैं। सर्विसेज यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको टर्नओवर एंटर करनी है कि इन सर्विसेज की कितनी टर्नओवर आपने दी, हाईएस्ट टर्नओवर आपकी कितनी है, और जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन आपको टर्नओवर की यहाँ सेम सर्विस का आपको 8 डिजिट का NPSC कोड बताना है। नेक्स्ट आपको डिस्क्लोजर अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो येस पे क्लिक कीजिएगा, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। ऑडिटर्स रिपोर्ट का सेगमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वेदर द CAG हैज कंसर्न्ड अपॉन द सप्लीमेंटेड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ आपको नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि CSR एप्लीकेबिलिटी, छोटी कंपनीज अगर आपकी हैं तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा।
सेक्रेटरियल ऑडिट पे नो पे आपने क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपसे यहाँ पे अटैचमेंट्स मांगेगा। अटैचमेंट्स में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पे लगा देनी है। MGT 9 आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये सारी डिटेल्स अटैच कर दें। देन यहाँ पे अटैचमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले तो जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे अटैच करनी है। ऑप्शनल के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी है, MGT 9 अटैच कर देना है, बोर्ड रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। देन आई एम ऑथोराइज टू फाइल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाइड रेजोल्यूशन। यहाँ एक रेजोल्यूशन आपने पास किया होगा बोर्ड मीटिंग के अंदर कि कौन सा डायरेक्टर ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबमिट करेगा। तो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, डेट आपको एंटर करनी है, डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको डायरेक्टर की ले लेनी है, दिन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है कि जो डायरेक्टर साइन करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल यहाँ सिलेक्ट करना है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। वो सिलेक्ट करने के बाद आप लिखेंगे वो एसोसिएट है या फेलो, उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे जो है वो एंटर करना है। देन यहाँ पे DSC जो लगेंगे, एक तो डायरेक्टर के लगेंगे और दूसरा इस प्रोफेशनल के जिसकी यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन डाली है। ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है ये पेंडिंग में चली जाएगी। यहाँ पे माय एप्लीकेशन के अंदर पेंडिंग के स्टेटस में आ जाएगी। जैसे ही आप लोग ये सारा कंप्लीट फॉर्म फाइल कर लेंगे, इस कंप्लीट फॉर्म की PDF आपके पास आ जाएगी। आपने कंप्लीट फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने यहाँ से प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको रिपोर्ट रेडी करनी है जो ऑडिटर बनाएगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ओपिनियन जाएगा ऑडिटर का, बेसिस ऑफ ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट में से ये जो सभी मैटर्स हैं ये कॉपी पेस्ट कर देने हैं। यहाँ पे ओपिनियन ऑफ ऑडिटर आपको यहाँ लिखना है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आपको यहाँ लिखना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये ऑडिट रिपोर्ट से आपने सारा डाटा लेना है कि ऑडिट मैटर्स आ जाएंगे, अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कोई क्वालिफिकेशंस ऑडिटर ने दी है तो यहाँ पे आपको लिखनी है कितनी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ एंटर कीजिए और फिर आप बताते जाएंगे। अगर कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आपको 0 पे जस्ट क्लिक कर देना है, यहाँ 0 लिख दीजिएगा। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है अपनी ऑडिटर रिपोर्ट से, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। अदर मैटर्स जो एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट में जो आपने दिए वो यहाँ पे लिखने हैं। एनी अदर मैटर्स सारे आ जाएंगे इधर। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की सब डिटेल्स आपको ऑडिटर रिपोर्ट में मिल जाएंगी। क्या आपको कारों की डिटेल्स देनी जरूरी थी तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी है। ये सभी डिटेल्स आपको ऑडिटर रिपोर्ट में मिलेंगी, मैं बार बार बता रही हूँ। यहाँ ऑडिट रिपोर्ट आपको अटैच कर देनी है। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर चली जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टर डिन नंबर डायरेक्टर का यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन सेव के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपसे पूछेगा वेदर द कंपनी इज एन OPC और स्मॉल कंपनी। क्या आपकी कंपनी OPC या स्मॉल कंपनी है तो ठीक है, अदरवाइज नो पे आपने क्लिक कर देना है। बोर्ड मीटिंग्स आपकी कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर वो आपको लिखनी है। जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे मीटिंग में, कितने जो है उन्होंने मीटिंग अटेंड की, कितने % आपकी अटेंडेंस रही। कमेटी मीटिंग्स अगर आपकी हुई है तो वो आपने एंटर करना है, अदरवाइज 0 पे क्लिक कर देना। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अब ये जो डाटा आपके पास आएगा ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको डाटा मिलेगा, यानी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें ये सारा डाटा मिलेगा। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेट द डिटेल्स ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर। अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है ऑडिटर ने तो ठीक है, अदरवाइज एनी लिख दीजिएगा, नोट एप्लीकेबल। डिस्क्लोजर द स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी डिक्लेरेशन दी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं दी है ऐसी कोई डिक्लेरेशन तो NA पे आपने क्लिक कर देना है। डिस्क्लोजर फॉर द कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 178(1) ऑन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स अगर आपको है तो यहाँ पे आपको लिखना है, अदरवाइज NA कर दीजिएगा इसमें भी। ऑडिटर के रिमार्क्स, ऑडिटर ने अगर कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह दी हैं तो वो यहाँ पे आएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली जो आपने पीछे ऑडिटर के रिमार्क्स डाले थे उससे ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएंगी।
जो भी लोन गारंटी आपने दे रखी है इन्वेस्टमेंट्स, उनसे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। वेदर एनी लोन गारंटी इज गिवन बाय द कंपनी और सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट परचेज्ड, कोई भी लोन या गारंटी जो दे रखी है कंपनी ने ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट परचेज, ऐसी कोई गारंटी दे रखी है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर कंपनी ने किसी अदर कंपनी एलएलपी को लोन दिया है या उसकी कोई गारंटी दी है तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसी कोई कंपनी है तो आपको यस पे क्लिक करना है, तो अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। इवन अगर कोई फर्म की भी गारंटी दी है लोन की, या फर्म को कोई लोन दिया है खुद से, या किसी शेयर डिवेंचर या सिक्योरिटीज खरीदे हैं किसी अदर कंपनीज की, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो पे ही क्लिक रहने देना है। सेकंड में आपको ये बताना है कि अगर कोई भी ऐसे रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी ऐसे लोन आपने दे रखे हैं या फिर कोई गारंटीज दे रखी हैं जिनकी अमाउंट जो 60% है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसका 60%, या फिर 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इससे ज़्यादा है, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताना है। सबसे पहले जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 60%, या फिर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 100%, अगर इससे ज़्यादा आपने लोन दिया हुआ है, गारंटीज दी हुई हैं और 186 सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। क्लियर? तो ब्रीफ डिटेल्स आपको बताना है कि आपको ये ट्रांजेक्शन्स क्यों रिपोर्टेबल नहीं है। अगर रिपोर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है रिपोर्टेबल तो यहाँ पे क्यों नहीं है, वो भी रीज़न आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि कंपनी की जो लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस रही है वो किस तरीके से रही है, क्या कंपनी ने अपने कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स चेंज किए हैं, कोई नए ऑब्जेक्ट पे काम किया है, तो ये सब कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। कंपनी ने कैसा काम किया, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई अगर बड़े प्रोजेक्ट्स की वो बताइए, यहाँ पे कंपनी ने अगर कोई ऑब्जेक्ट्स अपने चेंज किए वो बताइए। तो जो मेन कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट, जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड की है रिजर्व में वो आपको यहाँ पे बताना है। रिकमेंडेड टू द पार्टीज एज डिविडेंड, जो डिविडेंड के तौर पे रिकमेंड किया गया है पैसा, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आ जाएंगे पॉइंट नंबर 14 पे। पॉइंट नंबर 14 में आपको ये बताना है कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लेकिन बोर्ड रिपोर्ट जो है उसके साइन होने से पहले, यानी 31 मार्च से बोर्ड मीटिंग तक अगर कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है, कोई ऐसा चेंज हुआ है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इफेक्ट करती है, कोई भी आपने ऐसा कमिटमेंट भी अगर इवन किया है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की इम्पैक्ट होती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अगर आपने अडॉप्ट की हुई है अपनी कंपनी में, तो उसको आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे रूल 8A डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन आपने किया हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, तो उसके बारे में बताएं। एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग आप जो स्टेप उठा रहे हैं अपनी कंपनी में वो बताएं। फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपकी कोई डीलिंग हुई है तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन, यहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया हुआ तो उसका ओपिनियन आपको यहाँ पे बताना है। कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपकी कंपनी में अगर लगे हुए हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने मैंडेटरी थे, अगर थे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। इंसॉल्वेंसी और बैंक कोड करप्सी का अगर कुछ भी आपके पास डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी पेंडिंग, कोई भी आपकी आईबीसी की एप्लीकेशन आपने लगाई है या पेंडिंग है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। कोई भी डिफरेंस है अगर अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट एंड द वैल्यूएशन डन व्हाइल टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक, यानी आपने जब वैल्यूएशन करवाई थी उस टाइम की वैल्यू अलग थी और जो आपने लोन लिया उस टाइम की वैल्यू अलग थी, अगर ऐसा कुछ है तो उसका रीजन आपको यहाँ पे बताना है। फाइनेंशियल समरी के हाईलाइट्स आपको यहाँ पे बताना है। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन बिजनेस आपको यहाँ पे बताना है। ये जस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो जो चीज़ें आपके केस में एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे बता देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, ये सब डिटेल्स आपको बताने के बाद यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स जो है अटैचमेंट्स लगा देनी है। बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर आपको यहाँ लिखना है, डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, डिन नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा।
अटैचमेंट में यहाँ आपने ध्यान रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे ज़रूर लगा देनी है। देन सेव करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन आपके पास आ जाएगी। चेक करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप लोग क्लिक कर देंगे। अब ये एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग फॉर एक्शन में यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप डीएससी अटैच कर देंगे। देन आप लोग जाएंगे अपलोड पीडीएफ पे। अपलोड पीडीएफ पे जाने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है वो अटैच कर देनी है। पीडीएफ अटैच करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही आप ये सारी पीडीएफ्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे, देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट जैसे ही आप लोग पे करेंगे, आपका AOC 4 का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और AOC 4 तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच होंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग MGT 7A की भी वीडियोस लेकर के आएंगे। कोई अदर वीडियोस आप लोग चाहते हो कि मैं कंपनी से रिलेटेड आपको बना करके दूं तो मेरे चैनल पे अपलोड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कौन सी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।